हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। जैसा आपकी पता होगा कि हम लोग डेली साइंस का क्वेश्चन लाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। किसी परिपथ में, पहला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में परिपथ के किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है। चलिए समझते हैं पहले कहाँ धारा समान होती है, कहाँ अलग अलग। पहले चलिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में जो होता है धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। क्या होता है श्रेणी क्रम में? धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। समांतर क्रम में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। समझ में आया दोस्तों? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान और वोल्टेज अलग अलग, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। चलिए सवाल पढ़िए। किसी परिपथ में परिपथ के किसी भी बिंदु पर क्या धारा समान होती है? तो किसमें होती है? श्रेणी परिपथ में। समझ में आया? चलिए लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? धारा महत्तम। क्या होता है? धारा महत्तम और प्रतिरोध न्यूनतम होता है। क्या होता है? धारा महत्तम और प्रतिरोध न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? यानी सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? यानी जब सौर सेल काम नहीं करेगा तो उससे जल गर्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बताइए कब काम कर सकता है? तेज धूप वाले दिन पर काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि तेज धूप होगी तो सोलर सेल काम करेगा। अच्छा बताइए बादल छाए हुए दिन काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमारा उत्तर ये होगा, बोला है कब प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी जब बादल छाए हुए होंगे तो हमारा सौर सेल काम नहीं करेगा। बाकी गर्म दिन पर भी करेगा, हवादार पर भी करेगा और तेज धूप वाले दिन पर भी करेगा। लेकिन जब बादल छाए हुए रहेंगे तो हमारा सौर सेल काम नहीं करेगा। चलिए चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? कम हो जाएगा। जब गहराई कम होगी तो डाला गया दबाव कम होगा, और जब गहराई बढ़ेगी तो डाला गया दबाव बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? चलिए पहले समझते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलिए देखिए भौतिक परिवर्तन समझिए जो मिल जाए,
जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। अब कैसे मिल जाए कैसे ना मिले, चलिए समझिए। मान लीजिए मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। अच्छा ये बताओ, मोमबत्ती अगर पिघल गई है तो क्या हम फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जब मोमबत्ती पिघली है तो मोमबत्ती बची ना है, सिर्फ पिघली है, तो मोमबत्ती को हम फिर से बना सकते हैं कि नहीं? लेकिन मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गई है तो क्या हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी मोमबत्ती का पिघलना, यानी मिल जाएगी कि नहीं मोमबत्ती? मोमबत्ती पिघली है तो फिर से हमको मोमबत्ती मिल सकती है कि नहीं? मिल जाएगी कि नहीं? लेकिन मोमबत्ती अगर जल जाएगी तो क्या हमको मिलेगी? यही अर्थ है मिले और ना मिले। चलो, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना यानी मोमबत्ती जली है, मोमबत्ती का पिघलना, सॉरी, मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती पिघल गई है तो हम फिर से मोमबत्ती बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? यानी वो हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। लेकिन मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गई तो क्या हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना, यानी ना मिले। यानी मोमबत्ती जब जल गई तो हमको मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, यानी रासायनिक परिवर्तन। जैसे और देखिए एग्जांपल, लोहे, लौह धातु का पिघलना, लौह धातु का पिघलना। अगर लौह धातु है हम उसको पिघला दिए और फिर से क्या हम लौह धातु नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन लौह धातु में जंग लगना, जंग लग जाएगा तो क्या हम फिर से फ्रेश लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी लौह धातु का पिघलना, अगर पिघल गया है तो हम इसको फिर से एक नया आकार दे सकते हैं, यानी फिर से हम धातु बना सकते हैं। लेकिन अगर उस पर जंग लग गया है तो क्या हम फिर फ्रेश लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी ये ना मिले और मिल जाए, यानी लौह धातु का पिघलना, फिर से पिघला के हम प्राप्त कर लेंगे धातु को। लेकिन अगर जंग लग जाएगा तो नहीं मिलेगा, यानी फ्रेश लोहा फिर से नहीं मिलेगा। तो यानी इसका एग्जांपल क्या है? लोहे में जंग लगना। समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, चलिए, लौह धातु का पिघलना। अच्छा, जब पिघलेगा तो मिल जाएगा कि नहीं? पिघला है तो हम फिर से धातु बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बोलिए, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, लौह धातु में जंग लगना, जंग लग गया तो वो लोहा फिर से फ्रेश लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए ना मिले तो कौन सा हो गया? रासायनिक हुआ कि नहीं? ये बोलो भाई। यानी लौह धातु का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन लौह धातु में जंग लगना कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। तो हमको पता क्या करना है? भौतिक परिवर्तन। यानी ये भौतिक हुआ कि नहीं? दूसरा, जंग लगना, यानी हम फिर से फ्रेश लोहा नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये कौन सा हुआ? रासायनिक। जो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक लौह छड़ को मोड़ना। अच्छा ये बताओ, कोई एक लोहे की रॉड है, उसको हम मोड़ दिए हैं, तो क्या फिर से हम उसको फैला नहीं सकते? बिल्कुल फैला सकते हैं। यानी हमको मिल जाएगा कि नहीं? अगर मिल गया है तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो ये भी भौतिकी है। और लौह धातु का एक तार खींचना, ये बताइए, अगर उस धातु को तार खींचेंगे तो क्या हम फिर से उसको उस धातु के रूप में ढाल सकते हैं कि नहीं गला के? बोलिए भाई, ग्लास बना सकते हैं कि नहीं धातु? अगर बना सकते तो मिल जाएगा। यानी कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो ये भी, अब ऑप्शन देखिए, 1 3 4 कहाँ है? 1 3 4, 1 3 4, ये सी नंबर ऑप्शन में है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जैसा भी आपको पता होगा, आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि एक की संयोजकता दूसरे पर, दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है, पता है। चलिए देखिए, जैसे एल्युमिनियम और क्या है? ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम की संयोजकता इधर होगी, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की संयोजकता इधर होगी। चलिए, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3, यानी ये इधर होगा। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2, तो ये इधर होगा। अब पढ़ा कैसे जाएगा? A L क्या 2O
3। समझ में आया? बोलो भाई, तो कौन सा उत्तर हुआ? डी। समझ में आया? एक की संयोजकता दूसरे पर होती है और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। तो कैसे? ए एल्युमिनियम का 3 है तो एल्युमिनियम का 3 इधर लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 है तो 2 इधर लिखा जाएगा, और पढ़ा कैसे जाएगा? Al2O3। समझ में आया? चलिए, 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, इसको दी गई अपक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? समझिए पहले, किसे विस्थापित करता है? कौन? लोहा। ये बताइए, लोहा किसके स्थान पे आ रहा है? FeSO4 यानी कॉपर के स्थान पे आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, Fe उठ के कॉपर के स्थान पे आया तब ना FeSO4 गया। पहले समझो, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वही ना हटाएगा। तो जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील। कौन हटा रहा है? लोहा हटा रहा है। लोहा हटा रहा है तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील हुआ कि नहीं? अधिक अभिक्रिया। लोहा कैसा हुआ? लोहा अधिक अभिक्रियाशील। किसको हटा रहा है? कॉपर को। तो कॉपर क्या हुआ? कम अभिक्रियाशील। समझ में आ रहा है? यहां से लोहा कॉपर को हटाया तो अपना स्थान FeSO4 यानी किसको हटाया है? कॉपर को। समझ में आया? लोहा किसे विस्थापित किया? कॉपर को। जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो हटाएगा और जो कम अभिक्रियाशील होगा वो हटेगा। तो ये लोहा क्या कर रहा है? हटा रहा है, लेकिन कॉपर हट रहा है। समझ में आया? तो कौन हट रहा है? कॉपर। इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ? कॉपर। चलिए, क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। किससे संबंधित? स्तनधारियों से संबंधित। चलिए देखिए, ऑप्शन पढ़िए। सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये सही है। और बताइए दूसरा, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। बिल्कुल स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। स्तनधारियों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। बिल्कुल होती हैं। इसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। नहीं, यही गलत है। इनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। कितने? 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में। और कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। यानी कौन सा गलत है? तो ऑप्शन क्या मारेंगे आप? तीसरा नंबर। समझ में आया? इसका ऑप्शन तीसरा सही है, क्योंकि यहां पूछा है ना कौन गलत है, तो तीसरा गलत है, क्योंकि इनके हृदय में 3 कोष्ठक नहीं 4 कोष्ठक होते हैं। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु क्या है? द्रव है। कौन सी द्रव है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? द्रव है। इसे हम क्या और कह सकते हैं? ब्रोमीन को लाल, ब्रोमीन को लाल द्रव कहते हैं। और पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल दवा कहते हैं। समझ में आया? ब्रोमीन को लाल द्रव कहते हैं और पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल दवा कहते हैं। समझ में आया? पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या होता है? KMnO4। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? तो ब्रोमीन। चलिए, सल्फर। सल्फर क्या होता है? महिलाएं बाल सीधा करने के लिए सल्फर का प्रयोग करती हैं। क्या करने के लिए? महिलाएं बाल सीधा करने के लिए। महिलाएं बाल सीधा करने के लिए सल्फर का प्रयोग करती हैं। और सल्फर का प्रयोग रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग और कहा? रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहते हैं? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो कौन? अवायवीय श्वसन होगा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय श्वसन। समझ में आया? चलिए, परिसंचरण किसमें होता है? रक्त में। रक्त में क्या होता है? परिसंचरण। और वायवीय क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अवायवीय श्वसन। और परिसंचरण किसमें होता है? रक्त में। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी। रक्त क्या है? रक्त है तरल संयोजी ऊतक। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, चलिए दोस्तों, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, डिहाइड्रेटिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? H2SO4 होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलो भाई। और इसे ही हम गंधक का अम्ल कहते हैं। गंधक का अम्ल या